मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बड़ा अजीब सा माहौल लगता होगा। अभी जो चल रहा है हमारा कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है, परंतु यदि हम न रुकें, अपना अध्ययन जारी रखें, अपना पढ़ाई जारी रखें, तो अवश्य हमारी जो उद्देश्य है वो हमको बहुत ही जल्दी मिलेगा। आप लोगों को पता होगा कि आप लोग अभी कक्षा 10वीं बोर्ड को निरस्त कर दिया गया, आप लोग पास हो जाएंगे, ऐसी लगभग ऐसी अवधारणाओं पे चल रही है। सीबीएसई ने तो 100% जनरल प्रमोशन दे दिया है, छत्तीसगढ़ वाला भी आप लोगों को दे देगा और लगभग सारे राज्य भी अपने यही डिसीजन पर चल रहे हैं कि कक्षा 10वीं बोर्ड को जनरल प्रमोशन देने की स्थिति में बने हुए हैं। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हम लोग जनरल प्रमोशन हो जाएगा तो हमको पढ़ना नहीं चाहिए। आप लोगों को मैं बता दूं, आज एक महत्वपूर्ण एपिसोड लेकर के आप लोगों के सामने में आया हूं। आप लोग मैं आप लोगों को जो अधिकारी वर्ग के जो आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, पीएससी वगैरह करते हैं या अन्य कोई व्यापम के, रेलवे के, ऐसे प्रश्नों को बताऊंगा जो कक्षा आपके 10वीं लेवल तक के रहते हैं, यानी कि 10वीं से नीचे लेवल तक के रहते हैं और आप लोग उनको इग्नोर करते हैं, माने कि ध्यान नहीं देते हैं और जब कंपटीशन की तैयारी करने की बारी आती है उस समय फिर पढ़ना शुरू करते हैं तो आप काफ़ी लेट हो चुके रहते हैं। यदि आप लोग अभी से अलर्ट हो जाएंगे और अपने खाली समय का, जिस समय कि हमको अपने कोर्स का कोई बोझ नहीं है, उस समय अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको अवश्य ही अपनी उद्देश्य की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। आज के डेट में कौन नौकरी करना नहीं चाहता है? आज के डेट में बड़ा बिजनेसमैन कौन बनना नहीं चाहता है? आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा बिजनेसमैन के पद में बैठने के लिए एमबीए करना पड़ता है और एमबीए के लिए भी एक अच्छा कंपटीशन देना पड़ता है। तो एक बड़ा व्यापारी बनने के लिए, प्रतिष्ठित व्यापारी बनने के लिए भी आप लोगों को एक अच्छे कंपटीशन से गुजरना पड़ता है। यदि आप अभी से अनवरत बने रहेंगे तो आप लोगों को अवश्य ही फायदा होगा। तो आप फिर देरी न करें। यदि आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आप लोगों को हमेशा एक नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं वीडियो डालते रहूँगा और आप हमेशा अपने उद्देश्य की ओर कदम कदम बढ़ते जाएंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों के साथ एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में भी एक दूसरे से बातें कीजिए, एक दूसरे से कंपटीशन से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजिए। और इसके लिए आप लोगों को एक ग्रुप बनाने के लिए आप लोगों को मेरे वीडियो को सबको शेयर करना पड़ेगा, ताकि वो लोग भी पढ़े रहेंगे और वो भी उत्साहित होंगे कि अपने आगे आने वाले सारे कंपटीशन परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कर सकें। यदि आप लोग इसी तरह से कंपटीशन के लेवल में बने रहेंगे तो आप बहुत ही जल्द अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को पीएससी के कुछ पहले आए हुए प्रश्न हैं जिनको हल करने का तरीका मैं बताऊंगा। मैथ्स और तर्क शक्ति से संबंधित आप लोगों को हमेशा सारे कंपटीशन के वीडियो मेरे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप लोग हमेशा बने रहिए और अपना आगे जो पढ़ने का सोच लेकर के चल रहे हैं उसमें हमेशा बढ़ते रहिए। तो चलिए मैं आप लोग स्क्रीन में देखिए कि आप लोगों को मैं एक प्रश्न पीएससी का है, ये आप लोगों को इस तरह से देखिए, पूरे 10वीं लेवल तक के सारे प्रश्न आते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग अभी से अच्छे से मेहनत करते रहेंगे। हाँ, जो कक्षा 10वीं या नीचे लेवल के हैं अभी भी और जो मेरे चैनल पे पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को सारे कंपटीशन से संबंधित प्रश्न अभी से, जिस समय से आप कंपटीशन क्या होता है ठीक से नहीं जान पाए रहते हैं, उस समय से आपको कैसे प्रश्नों को हल करना है और साथ ही अपने लेवल का, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत उच्च लेवल का बताया और आप लोगों के ऊपर से पार हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप लोगों के लेवल का ही सारे प्रश्न जो हमारे उच्च कंपटीशन में आते हैं, अधिकारी वर्ग के में आते हैं, क्लर्क वर्ग के में आते हैं और व्यापम के आप लोग जिस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहेंगे तो उसके लिए व्यापम क्या परीक्षा देना पड़ता है, उन सब में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बाकायदा बने रहना है और अपने कंपटीशन की तैयारी करना है। तो चलिए चलते हैं, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC के भुजाओं के बिंदु हैं। वो किस प्रकार है देखिए, DE BC के समानांतर है
दो कंडीशन हो गया। यदि AD अनुपात DB बराबर 3:4 है तो समलंब चतुर्भुज और त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये बताना है हमको। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक त्रिभुज बनाता हूं, फिर ध्यान से देखते जाइए। इस तरह से ABC एक त्रिभुज है, AB पर एक बिंदु D हो गया, AC पर एक बिंदु E हो गया और DE को मिला करके एक रेखा खींचा गया है जो कि ये समानांतर है, ये और ये, ऐसा इसमें कहा है। ये देखिए यहाँ पर AD का अनुपात 3 है और DB का अनुपात 4 है, यानी कि यहाँ से 3 अनुपात में, ये 4 अनुपात में है, इसलिए इसको 4 के और 3 के भी ले सकते हैं क्योंकि अनुपात है, ये पूर्णतः मान नहीं है। तो इस तरह से हमारा देखिए यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज DECB बना हुआ है, ये हमारा येलो पार्ट समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इस चतुर्भुज और ऊपर में बने हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हम लोगों को ज्ञात करना है। अपने उत्तर की प्राप्ति के लिए यहाँ पे कोई विशेष कंडीशन नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग देखो इसको अपने हिसाब से सोच लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि ये भुजाएं इतनी होंगी, उसका रेशियो अलग से दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समबाहु त्रिभुज है, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा मान लेने से हमको एक बेनिफिट होगा, इसके जो क्षेत्रफल का सूत्र है हम लोग बड़ी आसानी से जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 × A² होता है। इसका हमको उपयोग करना है और इसमें तुलना करके निकाल लेना है। बहुत ही सरल है, आप देखते रहिए। आप लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ऐसा वाला पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो अभी याद कर लीजिए। √3/4 × A² होता है, जहां A इसकी भुजा है। तो सबसे पहले व्हाइट वाले छोटे त्रिभुज जिसकी एक साइड 3 है, आल साइड 3 मान लेते हैं हम लोग। हमको क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ मानना ही है। तो ध्यान से देखिए, √3/4 × A² माने 3 का स्क्वायर। ये कौन सा हो गया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ये हो गया। अब बड़ा त्रिभुज को लेते हैं, तो ध्यान से देखिए ये 3:4 में दिया हुआ है, यानी कि इसको मिला देंगे हम लोग तो ये 7 अनुपात में हो जाएगा। यहां से यहां तक किस अनुपात में हो जाएगा, 7 है इसकी भुजा, यानी कि हमारी जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 × 7 का वर्ग हो जाएगा। हमने ये बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है और छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। यदि बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर दोनों की तुलना कर लेंगे, यानी कि ये कहना चाहिए हमको, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे समलंब चतुर्भुज DECB का क्षेत्रफल का अनुपात हमको निकालना है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न में हल्का सा मिस्टेक है, इस बात को आप लोग ध्यान में देखिए। यहाँ पर हमेशा फर्स्ट में छोटा डिजिट को लिया है, इसका मतलब ये त्रिभुज हुआ, परंतु यहाँ पर अनुपात ज्ञात करते समय देखिए ये बोलता है कि समलंब और त्रिभुज का अनुपात ज्ञात करो, तो इसमें उल्टा दिया है। इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, चित्र का हम लोगों को उपयोग करते हुए ये जो उत्तर दिया है इसके आधार पर हम लोगों को ले लेते हैं। इसका अगर मान भरते जाते हैं हम लोग तो यहाँ पर √3/4 × A² के हिसाब से 3 का वर्ग माने ये हो गया 9, यहीं पर खत्म हो गया ये। दूसरी बात, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ये होना चाहिए हमारे पास। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर √3/4 × 9 बटे, ध्यान से देखिए, √3/4 × 7 का स्क्वायर माइनस √3/4 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे √3/4 × 9, ये हो गया √3/4, यहाँ पर कॉमन है, दोनों के पास है, तो 7 7 49 ऋण 3 3 9, ये हो गया। तो ये देखिए ये वाला कट गया, तो बचा क्या ऊपर में 9/40, यानी कि इसका जो अनुपात हुआ 9:40 होगा। तो हमारा आंसर इसमें C होता है 9:40 के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कक्षा 10वीं के लेवल का पूरा प्रश्न है, और आप अभी से अगर इसी तरह से भिड़े रहेंगे तो आप पक्का है
कि जो लोग अभी बड़े आराम से सो रहे हैं, इस पढ़ाई नहीं होना है, पास हो जाएंगे, ऐसा सोच सोच के, तो वो लोग पीछे हो जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे। साथ में ये कंपटीशन की परीक्षा देने वाले सारे जो पीएससी और अन्य सारे कंपटीशन दे रहे हैं, उनको भी कैसे हल करना है ये गणित के सुगम तरीके से उन लोगों को अब पता चलते जाएगा इन वीडियो को देखते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्रश्न को ध्यान से एक बार अच्छे से पढ़ना है, तब जाकर के हमारे सही हल प्राप्त होते हैं। देखिए, एक बल्लेबाज 16 पारियों में एक निश्चित औसत से रन बनाता है। औसत कितना है नहीं पता है। 17वीं पारी में 102 रन बना लेता है, जिससे उसका जो औसत है, नया औसत, ठीक है, उसमें 4 बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद औसत क्या था ये जानना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा सोचिए। औसत हमको नहीं मालूम, तो यहाँ पे ले लेते हैं, माना कि औसत जो है x है। 16 पारियों में कितना रन बढ़ेगा? कुल रन बनेगा 16 गुणित x। 16 पारी में इतना रन बन चुका है। अब आप देखिए यहाँ पर 17वीं पारी में यानी कि और एक पारी जब खेला गया तब उसमें क्या किया गया? 102 रन बना। यानी कि 17 पारी में टोटल रन, यानी कि 17 पारी का औसत कितना हो जाएगा? 16x धन 102 बटे फिर 17 से भाग दे देंगे, क्योंकि इसको 17 भागों में बांटना है। 16 तक तो 16x था टोटल रन, 102 रन एक्स्ट्रा बना अभी, और 17 भागों में उसको बांटना है, उसका औसत तब हमको मिल जाएगा। परंतु इसमें यह बोलता है कि उसके औसत 4 और बढ़ जाता है। प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? 16x धन 102 बटे 17 बराबर x में 4 बढ़ जाता है, x धन 4 हो जाता है नया औसत। तो इस तरह से अब इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे हल करना, अभी से आप हल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और ये गणित ऐसा चीज़ है कि आप लोग काफ़ी दिनों से कंपटीशन का एग्ज़ाम करते करते, बहुत सारे लोग आर्ट्स के भी होते हैं जो कि गणित को बहुत दिनों से नहीं पढ़ते रहते हैं, उनके लिए मेरा जो मेथड होगा वो बहुत ही सरल होगा, पूरा एकदम बेसिक होगा कि आप उन चीज़ों को अच्छे से जान पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तिरक गुणा करते हैं। यहाँ पर तिरक गुणा करने से क्या हो जाएगा? 17 जो है वह x धन 4 के पास चला जाएगा, और इधर जो रहेगा ये 16x धन 102 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 16x धन 102 बराबर ये हो जाएगा 17x धन 17 × 68। थोड़ा सा पहाड़ा आप लोगों को याद होना चाहिए, नहीं तो आपको गुणा करके करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 16x को इधर भेज देते हैं और 68 को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 17x माइनस 16x हो गया, यानी कि कुल मिला के ये x मिला। और इधर क्या हो गया? 102 माइनस 68 हो गया, 34 आएगा इसका अंतर, और ये 34 बराबर हो गया x। तो देखिए यहाँ पर x का मान आया है 34। ये x का मान हमारा 16 पारी तक के लिए था। 17 पारी का औसत जो है निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पर इसके मान को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके मान को रखेंगे तो ध्यान से देखिए, 17वीं पारी का औसत क्या मिलेगा हमको? 16 गुणित 34 धन 102 बटे 17, ये हो गया 544 धन 102 बटे 17। तो ये हो जाएगा 17 एकम 17, 17 तिया 51 और 17 8। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 17वीं पारी का जो औसत है वह 38 होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इस तरह से बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और इसी तरह से समझते रहिए। मैं आप लोगों को हमेशा नया पीएससी से संबंधित या अन्य सारे कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग देख रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हैं छोटे लेवल से, परंतु नहीं करने से हम लोग किसी भी कंपटीशन में पास नहीं हो सकते। इसलिए आप लोगों को ये देखते रहना है और आप लोग इस तरह से देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।